अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आज क्योंकि फ़ाइनली आज मैं अपना ये तंदूर बोल दें छोटा सा इसको, या फिर वैसे तो इसको कमाडो बोलते हैं, कमाडो ग्रिल, लेकिन मैंने जो है काफ़ी सर्च करने के बाद इसको ऑर्डर किया क्योंकि ये स्टोन का बना हुआ है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जो मुझे यूट्यूब की लास्ट मंथ इनकम रिसीव हुई थी ना, तो मैंने उससे फिर ये ऑर्डर किया। और मतलब मुझे बहुत शौक़ होता है ना कि मेरे पास एक मिट्टी का चूल्हा हो, उस पर फिर मैं मज़ेदार सी जो है वो तंदूरी चाय बनाऊँ, या फिर कभी कभी मैं इस पर चिकन ग्रिल करूँ, पिज़्ज़ा बनाऊँ या नान बनाऊँ। नान तो मुझे बनाने का बहुत शौक़ है तंदूर में। तो बस सर्च करते करते मैंने फिर ये फ़ाइनली ऑर्डर किया। और क्योंकि बारिश अब बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे यूज़ करने का टाइम नहीं मिला था। आज फाइनली मैंने इस पर चाय बनाई जब कोई भी घर पर नहीं था, बच्चे वगैरह सब स्कूल गए हुए थे, अली भी काम पे गए हुए थे। तो मैंने कहा आज फाइनली मैं इसको जो है वो ऑन करती हूँ और फिर मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मतलब मुझे एक गांव जैसी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। और मैं मामा से भी बात कर रही थी, साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर इंशाल्लाह मैं जो हूँ उसके अंदर नान भी बनाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाऊँगी। मतलब एक्साइटमेंट होती है ना, तो इसलिए फिर पहला जो मैंने ट्राई लिया ना वो सिर्फ चाय बना कर लिया। मैंने कहा मैं इसमें ज़्यादा भी कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी अकेली हूँ, क्योंकि आग वगैरह लगाने का भी मुझे जो है ना काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन बचपन में ना मैं अपने दादा को देखा करती थी, हम लोग जब पंजाब जाते थे ना तो वहाँ पर गीज़र, उधर गैस नहीं होती थी तो विदाउट गैस वाला गीज़र था, तो वो आग लगा लगा कर ही गीज़र चलता था, फिर पानी गर्म होता था। तो फिर उस हिसाब से मैंने भी जो है वो इसमें चारकोल को बर्न किया और फिर मज़ेदार सी तंदूरी चाय बनाई। इसकी चाय को पीने का तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है, अगर जिससे पिए तो उसको पता ही होगा। तो मामा से भी बात कर रही थी, चाय भी पी रही थी और मौसम भी बहुत एंजॉय कर रही थी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद अपने पास से ही इसको बाय किया था क्योंकि मुझे शौक था, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। बाकी लिंक मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को बाय करना हुआ तो चेकआउट कर लीजिएगा। और अब कर लेते हैं कुछ घर के काम। बहुत कर लिया हमने आराम, अपना टाइम जो है वो थोड़ा बहुत मैंने एंजॉय कर लिया था। उसके बाद तो आपको पता है कि वही सारी रूटीन स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को लाना, खिलाना, पिलाना, भागना दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बर्तन मैंने लगाए थे रात को डिश वॉशर में, इसको बस खाली करना। मतलब मुझे खाली करना भी अच्छा नहीं लगता है, मैं वहीं से बर्तन निकाल निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे जो ना एक सवाल बहुत पूछ रहे हैं फोर्थ सी सेक्शन के बारे में, तो मैंने सोचा कि आज बात कर लेते हैं इसके बारे में। वैसे मुझे लगता है कि मुझे करनी नहीं चाहिए बात, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं अभी भी कि प्लीज़ आप जो है वो बताएं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई थी। और मुझे लगता है कि हर कोई जो है ना अपने हिसाब से बेबी को कैरी करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से बेबी कैरी करते हैं। और सबके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होते हैं। तो मुझे अपने आप से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करिए कि अगर आपको फोर्थ बेबी होने वाला है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो सब पे अपना रहम और करम करेगा। जिनके बेबी होने वाले हैं अल्लाह ताला उनको साथ खरीद के फारिग करे, और जिनके नहीं है अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द अपने गैब से उनको औलाद दे। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर फिर मैं आई थी स्टारबक्स, क्योंकि जस्ट मैंने चाय पी थी, मैंने बच्चों को लिया और मैं आ गई स्टारबक्स। स्टारबक्स में सबसे अच्छा मुझे लगता है स्पिनिश फेटर रैप। ये अगर कोई डाइट करे तो उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें एग वाइट है, और साथ ही मुझे टोमेटो मोज़रेला पनीनी अच्छा लगता है। कभी अगर आप स्टारबक्स जाएं तो ज़रूर फेटर रैप को और मोज़रेला टोमेटो पनीनी को ट्राई करिएगा। सराचा सॉस के साथ इनके पास होती है, इतना मज़ा आएगा ना आपको खाने का। और यहाँ पर हम सबके जो है वो खाने पीने आ चुके थे। बच्चों को भी मैंने जो है वो रेनडियर केक पॉप दिला दी थी। अपने लिए मैंने जो लिया था वो फेटर रैप था, और साथ में मैंने लिया था चीज़ डैनिश। काफ़ी देर से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है क्योंकि मैं गई थी आरिस को डॉक्टर के पास लेकर। एक तो यार इस बच्चे के मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इतना ज़्यादा वो बेचारा तकलीफ़ में है ना। मतलब सारी चीज़ें जब ठीक हो जाती है ना फिर कुछ ना कुछ निकल आता है। अब इसको एयर इन्फेक्शन हो गया, और ये एयर इन्फेक्शन ऑन एंड ऑफ है। मतलब जब से इसको आरवीएस वायरस हुआ है ना, इसके बाद से इसको इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है, और डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक दी हुई है। मतलब वो 10 दिन का कोर्स होता है, वो ख़त्म करता है, फिर दोबारा से इसको स्टार्ट हो जाता है, उससे बुखार हो जाता है। मतलब इतना फंसी, इतना क्रैंकी हुआ है ना ये बच्चा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस दुआ करिएगा कि ना इसका ये एयर इन्फेक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि अभी लास्ट डोज डॉक्टर ने मुझे दी है, 10 दिन का कोर्स है। अभी उन्होंने मुझे स्पेशलिस्ट भी ईटीएन को दिया है कि मैं वहाँ पर जाकर इसको अच्छे से चेकअप करवा लूँ। अगर वो रेकमेंड करेंगे तो फिर मैं इसकी क्लीनिंग करवाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं परेशान हुई थी इसके चक्करों में, इसलिए मैं फिर व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ। मतलब व्लॉग मेरा सबसे लीस्ट काम होता है कि मैं करूँ। मैं अपने घर को, बच्चों को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद व्लॉग पे आती हूँ। आई नो कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं, लेकिन
आई होप कि आप लोग मेरी भी सिचुएशन को समझेंगे कि मैं इतना ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा घर है, बच्चे हैं, तो इसलिए मैं 24/7 जो है वो व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। जैसे मुझे टाइम लगता है, मौका लगता है, तभी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। बाकी बस बच्चों को लेकर जो है वो फिर मैं ग्रोसरी करने आ गई थी। मन वीकली ग्रोसरी है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, इनके स्नैक्स वगैरह लेने थे तो वो लेने आ गई थी। बाकी मैं आपको बता दूं 4C सेक्शन के बारे में, जो हमारा टॉपिक था आज का। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। मेरी माशाल्लाह प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मैंने कैरी किया हुआ था। आप लोगों ने देखा ही था, क्योंकि मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही थी रेगुलरली, और बच्चे भी मैनेज कर रही थी, घर भी देख रही थी। अब डॉक्टर ने बोला कि हम लोग जो है वो 37 के एंड तक डिलीवरी कर देंगे। तो उस टाइम भी सब कुछ ठीक था। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मुझे 36 वीक्स के बाद से, जब बहुत सारी टेंशन्स एक साथ मेरे सर पे आ गई थी। रेस्ट का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि ज़रा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं रेंट का घर भी ढूंढ रही थी जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर घर भी, बच्चे भी, पिक एंड ड्रॉप, तो वो साथ साथ एक चीज़ जो है वो चल रही थी। मतलब अली भी मुझे हेल्प आउट कर रहे थे, ऐसा नहीं था। और फिर उसके बाद घर को मूव करना, शिफ्ट करना। फिर शुक्र है कि मेरी बहन जो है वो मेरे साथ आ गई थी, मेरा साथ देने के लिए, जब मेरी डिलीवरी टाइम थी। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि जब मैं शिफ्ट हुई हूँ इस घर में, तो मेरी ना एकदम से बॉडी जो है वो स्वेल करने लग गई थी। मतलब मैं एकदम से सूज गई थी बहुत ज़्यादा। अब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चल रही थी। जब मेरी बहन ने भी मुझे देखा ना, तो वो भी एकदम से लाइक उसको भी शॉक लगा कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, मतलब आप अगर फिंगर से टच करें ना तो वो फिंगर अंदर जा रही थी, इतनी बुरी मुझे टांगों पे स्वेलिंग हो चुकी थी, और दर्द इतना शदीद। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने यही बोला कि हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए तुम्हें स्वेलिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने बहुत अच्छे से वेट को मैं कैरी कर रही थी अपना, जितना हमें वेट गेन करना चाहिए उसी हिसाब से मैंने गेन किया था, लेकिन एकदम से मेरा वेट डबल हो गया था। तो खैर उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट डे हम लोग इमरजेंसी में तुम जाना, और अगर तुम्हें लगे कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इमरजेंसी गई हूँ नेक्स्ट डे। और वहीं से फिर उन्होंने मेरे डॉक्टर को कॉल कर दी, और अचानक से जो है वो डिलीवरी इन्होंने प्लान कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी कंडीशन ख़राब हो रही थी। हाई ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, क्योंकि बच्चे पे भी इफ़ेक्ट होता और मुझ पे भी इफ़ेक्ट होता ना वो सब। तो फिर विदिन 4 आवर्स डॉक्टर ने बोला कि हम लोग डिलीवरी कर देंगे। और मैं शुक्र है प्रिपेयर थी, बैग वगैरह सब कुछ रेडी था, क्योंकि मुझे पता था कि हालत ऐसी है तो डिलीवरी जल्दी ही हो जाएगी। तो खैर अभी मैं हॉस्पिटल गई हूँ, उन्होंने जो है वो आईवी वगैरह लगा दी, मुझे एडमिट कर दिया, और सब कुछ ठीक था। उस टाइम में मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दे के मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया था। और उसके बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर गई हूँ, अच्छा ऑपरेशन थिएटर भी मेरा नॉर्मल वाला नहीं था, जो हमारा रेगुलर डिलीवरी वाला होता है ना, मेरा वो था जहाँ पे मेजर ऑपरेशंस होते हैं। मतलब वो सेकंड फ्लोर पे मुझे ले गए थे, और इतने सारे डॉक्टर्स थे, मुझे याद है कि मैं देख कर ही जो है ना डर गई थी। तो खैर मैं पढ़ती रही, और अली को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया था कि आप जो है ना बाहर वेट करें, हम लोग थोड़ी देर में फिर आपको अंदर बुलाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि हस्बैंड आपके साथ होते हैं, आपको डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। और शुरू से ना एक नर्स भी मेरे साथ थी, और वो आपको इतना ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही होती है ना, कि आपको बोलती है कि अगर डर लग रहा है तो हक कर लो, स्पेशली जब आपको बैक एनेस्थीसिया मिल रहा होता है, तो उस पे जो है वो बहुत सपोर्ट कर रही होती है, आपके सर पे ही खड़ी होती है। मतलब आपको वो इतना रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है ना, लेकिन वो एक डर होता है अंदर ही कि पता नहीं क्या होगा। और मुझे तो बस यही ख्याल आता है कि पता नहीं यार अल्लाह ताला बचेंगे या नहीं बचेंगे। और बस मैं अपनी बहन को यही बोल रही थी कि ना बस बच्चों का मेरा ख्याल करना, बाकी सबकी तो खैर है। और जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया मिला, सब कुछ जो है वो नम हो चुका था, और डॉक्टर ने जो है वो सीजर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि जब एनेस्थीसिया मिला उसके बाद भी मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एकदम से जो है ना मेरी हार्ट बीट जो है वो ड्रॉप होने लगी थी। जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो हाई होने लगा था, तो वहाँ से जो है वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी, और मेरे सर में ना एक अजीब सा ना दर्द स्टार्ट हो गया था। मतलब मुझे एक अजीब सी सेंसेशन कह लें, या फिर आई डोंट नो क्या था वो, लेकिन वो बहुत बुरा था। तो मैंने चीखें मार मार के बोला कि ना मेरे हस्बैंड को तो बुलाओ, और वहाँ से डॉक्टर नर्स का भी अंदर बाहर होना स्टार्ट हो गया। मतलब मेरे हस्बैंड भी बाहर डर है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, और मुझे अभी तक नहीं बुलाया उन्होंने। तो खैर डॉक्टर ने जो है वो अली को अंदर बुलाया, और उसके बाद फिर जाकर उन्होंने भी देखा कि ना वाकई में ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ हुआ है, क्योंकि मॉनिटर सामने ही होता है, और जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है,
कभी तेज़ होती है, कभी ड्रॉप हो रही थी, मतलब इस तरह से हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर में फिर जब मैंने उसको बोला मेरे डॉक्टर को कि मुझे जो है ना मतलब मेरे सर में कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कोई मार रहा है बहुत ज़ोर से ना, और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो चुका था। आई डोंट नो कि वो स्ट्रेस की वजह से हुआ था या फिर वो बैक एनेस्थीसिया की वजह से हुआ था। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो फिर सीज़र हुआ, फ़ौरन से बेबी हो गया, और उसके बाद से उन्होंने स्टिचेस लगाए। उस दौरान जाकर मेरा जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। तो शुक्र अल्लाह का कि खैर से जो है वो सी सेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर रिकवरी की बारी आती है, तो हम फिर जाते हैं रिकवरी रूम में। वहाँ पर कोई अलाउ नहीं होता, कोई विजिटर नहीं, जस्ट हस्बैंड होता है, बेबी होता है, पेशेंट होता है, और साथ में नर्सेज होती हैं। तो दो नर्सेज बच्चे के साथ होती हैं और 2-3 नर्सेज ही पेशेंट्स के साथ होती हैं। तो वहाँ पर फिर वो आपकी चीज़ें चेक कर रही होती हैं कि हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होती हैं पूरे 2 घंटे, कि हर चीज़ बैलेंस है, फ़ीवर, आपका इंसिजन, आपकी ब्लड प्रेशर, मतलब A to Z सारी चीज़ें वो आपकी बैलेंस कर रही होती हैं। तो ब्लड प्रेशर जब उन्होंने चेक किया तो वो हाई से बिल्कुल लो पर आ चुका था। तो फिर यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो जब तक वो नॉर्मल नहीं हुआ तो मुझे रूम में शिफ्ट नहीं किया गया था। अब मेन जो डर मुझे ये भी था वो था ब्लड का, क्योंकि मेरे अंदर खून भी बहुत ज़्यादा कम था। तो उन्होंने वो भी अरेंज कर लिया था, मतलब एक पैनिक हो गया था उस दौरान, सी सेक्शन के दौरान ना। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इतना कुछ नहीं था। सब कुछ अल्लाह ताला ने जो है वो ठीक से करवा दिया था, सब कुछ सही तरह हो चुका था। ज़ाहिर है हम लोग पढ़ते रहते हैं उस दौरान, मैं भी जितना भी मुझे कुरान आता है, जितनी भी दुआएं आती हैं, तो वो सब पढ़ते 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 फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सदका किया, मैंने किया था। वहाँ पे मेरी मामा पाकिस्तान में थी, दादी नानी सब बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे। तो इस टाइम तो कहते हैं ना बस दुआओं की ज़रूरत होती है, तो बस दुआएं कर रहे थे। और मेरी अपनी भी फैमिली में माशाल्लाह मेरी मामा के 4 सी सेक्शन है, मेरी अभी रिसेंटली मेरी कज़न के 4 सी सेक्शन हुआ। फिर माशाल्लाह मेरी एक फूफो है, उनके 5 सी सेक्शन हुए हैं, एक के 4 सी सेक्शन हुए हैं। तो बस इसी तरह मेरी फैमिली में ही मिसालें हैं बहुत सारी, तो बस मैं भी उनमें से एक ही मिसाल हूँ। लेकिन लाइक आई सेड कि सबकी प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपने बिल्कुल भी नहीं डरना अगर आपका 4th सी सेक्शन होने वाला है। किसी किसी के तो 5-6, यहाँ पे मैंने 8 भी सुने हैं। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। लेकिन मेरी बहन जब एंड में आई ना, तो उसने बहुत मेरा साथ दिया था। आपने तो देखा ही था ना कि बच्चे भी देखना, मैं जब 4 दिन हॉस्पिटल में थी उसके पीछे बच्चे अकेले मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने अली को घर भेज दिया था कि आप जो है ना जाकर बस घर में बच्चों को देखें, टाइम दें, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे खाना भी अच्छा होता है, नर्सेज भी बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत अच्छे से हमारा जो है वो ख़्याल हो रहा होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं वो कान के लिए जो है वो ऑयल बना रही हूँ, क्योंकि आरएस को ईयर इन्फेक्शन। अब ये हमारी बचपन की रेमेडी है कि सरसों के तेल में लहसुन को जला दो, और फिर लहसुन को निकालने के बाद जिस तेल को आपने जो है वो ठंडा करके थोड़ा सा कान में 2 ड्रॉप्स डालने हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मामा कह रही थी कि तुम ये रेमेडी ट्राई करके देखो, बचपन में तुम लोग को फ़र्क पड़ता था। तो बस मैंने अभी इसके कान में 2 ड्रॉप्स तो डाल दिए हैं, थोड़ा सा सुकून मिला है, मतलब इन्फेक्शन वहीं का वहीं है। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।